सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो बदाल सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी उस साइड बैठ के मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करती थी और नोइंगली अननोइंगली हमें कई बातें ऐसी स्ट्राइक कर जाती है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और जो हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। बदाल सर का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओटीएस में जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जब आप यहाँ से सेलेक्ट हो जाते हो आरएस में तो आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो सर हम मेरे कोर्स डायरेक्टर रहे थे और मेंटर भी रहे थे। तो सर से मैंने जॉब से रिलेटेड के अलावा लाइफ फिलोसॉफी भी सीखी है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सर ने जो हम लोगों को सिखाया था जो टीचिंग्स दी थी ओटीएस के अंदर उनके उसी रास्ते पे चलूं। और सर को मतलब जैसा सर को मैं अनुकरणीय मानती हूँ मेरी लाइफ के अंदर। जैसे मेरा इंटरव्यू था आरएस 2018 का तब सर ने इंटरव्यू भी लिया था मुझे मेरी कमियां बताई थी स्ट्रेंथ वीकनेस शॉर्ट एनालिसिस सारा मेरे को करके दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे एक सर का एक मेरी जो लाइफ में एक छवि सर की है वैसे मैं भी चाहती हूँ कि अगर मेरे कारण कोई एक या दो लोग भी यहाँ से मोटिवेट होके जाए तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। पहले मैं एक अपना संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगी। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। आरएस 2016 में मैंने 211 रैंक प्राप्त की थी। फिर मैंने दोबारा पेपर दिया आरएस 2018 उसमें मैंने 5वीं रैंक प्राप्त की। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है। और इसके अलावा मतलब मेरी पहले राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था 211 के अंदर और अब की बार प्रॉपर आरएस में वर्तमान में मैं एसडीएम पीपलू के पद पर पदस्थापित हूँ टोंक के अंदर। तो जो मेरी जर्नी रही है सुनने में लगते हैं कि 2 अटेम्प्ट मैं पहले अपनी सारी जर्नी जो रही है वो आपसे शेयर करूंगी। इसके अलावा जो मैंने मिस्टेक्स की थी आरएस 2016 में वो शेयर करूंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस पूरी जर्नी के अंदर वो शेयर करूंगी। और पेशेंस और परसिवियरेंस मतलब आप निरंतरता कैसे आप अपनी लाइफ में बनाए रखें वो चीज मैं आपसे अपनी साझा करूंगी अपने अनुभव। तो आरएस 2016 मैंने दिया था सन 2016 के अंदर। वो प्रोसेस चला था हमारा 3 साल तक 2019 तक। तो सुनने में लगता है 2 अटेम्प्ट दिए तो फटाफट बट 16 से लेकर 18 तक 18 का रिजल्ट आया 2021 में। तो जर्नी बहुत लंबी थी बहुत उतार चढ़ाव आए। बीइंग अ गर्ल थोड़े उतार चढ़ाव ज्यादा रहते हैं क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है कि गर्ल्स के आप इतना पढ़ रहे हो शादी कब होगी शादी की एज हर प्रॉब्लम्स आती है। कई बार कई मैरिड गर्ल्स होती है वो तैयारी करती है। तो संघर्ष सबकी लाइफ में होते हैं उनका रूप अलग अलग होता है। तो मैंने जब तैयारी शुरू की थी मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मेरे को बुक्स का भी इतना आइडिया नहीं था। मैं बस नेट से डाउनलोड करके जो मटेरियल प्रोवाइडेड होता था वहां पे उसको पढ़ लेती थी। पर ये थी मेरे में ये दृढ़ शक्ति जो कहते हैं ना कि खुद के अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको सूनर और लेटर इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगी। उस हिसाब से मैं तैयारी करे जा रही थी। बीच बीच में मैंने जो बाकी पेपर्स होते हैं वो भी दिए थे एक दो। जैसे मैंने आरओ का पेपर दिया था और बैंक का दिया था पर उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो तब मैं भगवान से बहुत शिकायत करती थी क्योंकि मैं पढ़ाई के अंदर ओवरऑल अच्छी रही थी मतलब 80s पे एक एवरेज स्टूडेंट रही थी। बीटेक भी मैंने ऑनर्स से अपनी कंप्लीट की थी और मेरे प्लेसमेंट भी हो गया था। मैं सब कुछ छोड़ के अपना राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपना करियर बनाने के लिए आई थी। मैंने एमएनसी की जॉब छोड़ दी थी दो मेरी लगी थी 2 कंपनीज में। तो मैंने बहुत चीजें छोड़ के यहाँ आई थी। तो ये कॉन्फिडेंस जो था वो कहीं ना कहीं अब टूटने लग गया था जब मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि ऐसा लगता था इनकेस जैसे ये 2 एग्जाम्स दिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने जो अपना करियर छोड़ा है कहीं वो मैं बाद में रिग्रेट नहीं करूं उस चीज के लिए कि मैंने वो छोड़ के मैं आरएस में आई और यहाँ पे करियर नहीं बना। फिर धीरे धीरे मैं तैयारी करती रही पढ़ाई की अपने टेस्ट सीरीज में अटेंड करती थी टेस्ट देती थी। अच्छा परफॉर्म नहीं होता था बहुत कम नंबर आते थे 200 में से 60 62 बहुत कम। बट ये था कि उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को जो जो मैं आंसर्स में मैं प्रॉब्लम्स फेस करती थी जो मिस्टेक्स करती थी उनको सीखने लगी। कई बार तो ऐसा होता था कि पेपर देने की इच्छा नहीं करती थी क्योंकि कुछ ही नहीं आ रहा होता था पेपर के अंदर तो वो पेपर को अपने बैग के अंदर रख के चली जाती थी। तो ये गलतियां मैंने की थी जिसका मैंने परिणाम भी भुगता था आरएस 2016 में। मेरी रैंक पीछे आने का यही कारण था कि अपनी गलतियों से मैंने सीखा नहीं उनसे डर गई थी। जब 16 के अंदर तैयारी शुरू की थी एक तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कोई गाइडेंस भी नहीं थी। आप लोग बहुत लकी है जो बदाल सर आपके लिए ऐसे सेमिनार्स अरेंज करवा रहे हैं जिससे आपको इतनी गाइडेंस मिल पा रही है।
और डिजिटल लिटरेसी के युग में तो ये वैसे भी बहुत जरूरी हो गया है। जब मैंने 16 में तैयारी की थी, जब इतना ज्यादा नहीं था तब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, बट इतना नहीं था। तो अब तो आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे वो भी यूट्यूब से इसके थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं। तो आपको तो सारी एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है। पहले इतना इतना ओवरऑल इस तरीके से प्रिपरेशन की भी स्ट्रेटेजी नहीं पता होती थी। तो पढ़ाई करते रहते थे, बस ये था कि पढ़ते रहना है। तो स्मार्ट स्टडी नहीं हो पा रही थी, हार्ड वर्क हो रहा था, स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रहा था। आरएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आज की तारीख में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये किया था कि आंसर्स का मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की थी। इंटरव्यू के भी मैंने मॉक इंटरव्यूज बहुत कम दिए थे। आरएस का मैं एक आपको पहले ओवरऑल सिलेबस का पैटर्न बता देती हूँ, ताकि आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आरएस के अंदर 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जिसमें प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग मतलब उसके मार्क्स आपके मेंस और इंटरव्यू में नहीं जुड़ते। जो आपकी मेरिट डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है मेंस और इंटरव्यू। आपके 800 नंबर का होता है मेंस, जिसमें 200 नंबर का प्रति पेपर होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं, और 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो आउट ऑफ 900 आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो इसके अंदर था, प्रीलिम्स के अंदर ये होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओएमआर में आपको भरने होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उस बेसिस पे करना होता है। तो जो प्रीलिम्स की डिमांड होती है वो होती है आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं, कितनी चीजों को रिटेन रख पाते हैं। उसके अंदर आपके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो और मैथ्स और रीजनिंग, उसके भी 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना होता है। जो मिनिमम मार्क्स होते हैं जनरली 80 टू 90 के बीच में रहते हैं, 200 में से, वो आपको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस के अंदर फिर आपके 4 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, और छोटे छोटे 20-20 नंबर के बाकी पेपर्स आते हैं, जैसे सोशियोलॉजी आई, अकाउंटिंग आई, ऑडिटिंग आई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आया। सेकंड पेपर के अंदर आपके एथिक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, साइंस टेक्नोलॉजी होती है। आपके थर्ड पेपर में फिर आईआर होती है, पॉलिटी होती है, पब एड होती है, लॉ होती है, साइकोलॉजी होती है, और फोर्थ पेपर लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होती है आपकी। तो हर पेपर की अपनी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। जो मैंने क्या किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था, मैं सब चीजों को पढ़ती रहती थी। जो मैंने बात की, स्मार्ट वर्क नहीं करती थी। अपने सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इस गलती को सुधारा। मैंने ये देखा कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है, तो मेरे को फोर्थ पेपर ज्यादा स्कोरिंग लगा। फोर्थ पेपर पे मैंने ज्यादा फोकस किया हिंदी और इंग्लिश का। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थी, मेरे को हिंदी मेरे को वीक लगती थी। पर इसका ये मतलब नहीं था कि मैं इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दूं, क्योंकि हम लोगों में ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मेरी हिंदी स्ट्रांग है, मैं इंग्लिश पे ध्यान दूं। बट ऐसा नहीं होता। ग्रामर ऐसी चीज होती है जो आप जितना पढ़े ना उतना कम है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश पे बराबर ध्यान दिया, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है बहुत ज्यादा, उसमें मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। और फिर मैंने बाकी जो पेपर्स थे उनके अंदर देखा कि कौन सा पोर्शन है जिसको मैं बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हूँ और उसके अंदर मार्क्स आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो मैं 20 मार्कर्स के जो जिसमें सब्जेक्ट होते थे, सोशियोलॉजी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, अकाउंटिंग हुआ, लॉ हुआ, साइकोलॉजी हुआ, इनके ऊपर फोकस किया। और जैसे एथिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, एथिक्स और हिस्ट्री, इनको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया कि इनके अंदर मैं कोई गलती नहीं करूँ। इसका मतलब ये नहीं है बाकी तैयार नहीं किए, बाकी भी बहुत अच्छे किए, लेकिन एक एज जो होती है कि एज लेना हो बाकियों से, तो वो मैंने इन सब्जेक्ट्स पे किया। तो इसका फर्क भी मैंने देखा कि जैसे मैंने मार्क्स मेरे सेकंड पेपर में अच्छे आए थे, फोर्थ पेपर में अच्छे आए थे, सबसे अच्छे फोर्थ में आए थे, फिर सेकंड में आए थे, फिर थर्ड में आए थे। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी ना, उस अकॉर्डिंग ही मेरे मार्क्स आए। मैंने सबसे जो लास्ट प्रेफरेंस जिस पेपर में दी थी उसके अंदर सबसे कम मार्क्स आए। बट मुझे मार्क्स से इसके अंदर कोई मतलब नहीं था, मुझे को जो मेरे ओवरऑल मार्क्स से उससे मतलब था, ताकि मैं मेरिट के अंदर स्कोर कर पाऊं। जब तैयारी करते हैं ना, जब ये हमारे दिमाग में होता है, जब हम फर्स्ट टाइम देते हैं कि अब की बार कोई सी भी रैंक मिल जाए, बस सिलेक्शन हो जाए, तो हम लोग क्या है ना, एम बहुत छोटा रखते हैं। तो मतलब मेरा एक ध्येय मंत्र रहा है हमेशा कि असफलता अपराध नहीं है, छोटा एम रखना अपराध है। तो आप एम बड़े से बड़ा रखिए अपनी लाइफ के अंदर। जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप आरएस को ही अपना मोटिवेशन फैक्टर मान के चलिए कि मुझे यही बनना है। फिर जो भी मिले वो आप, भगवान की इच्छा है, वो उस चीज के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन अपने जो कर्म है वो तो पूरे आप 100% पूरे 100% डेडिकेशन से कीजिए।
क्योंकि आप उसको भी पूरा 100% नहीं कर रहे और आप चाहते एम हाईएस्ट, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपकी एम और आपकी जो मेहनत है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो मैंने जब दिया था, तो जब रिजल्ट आने वाला था, मेरे को ये था कि बस सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके। मैंने भी वही छोटी चीज रखी थी, सोची थी। तो फिर मेरे को आरएस ऑब्वियसली नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरी मेहनत भी उस अकॉर्डिंग नहीं थी, और इंसान मन में जानता है कि उसने मेहनत जो टॉप में आने के लायक की है कि नहीं की है। पर ये था कि इतने टाइम तक तैयारी करने के बाद फिर दोबारा देना एग्जाम बहुत टफ डिसीजन था मेरा। इसलिए टफ था डिसीजन क्योंकि शादी की भी होता है कि गर्ल्स के लिए कि अब आपको शादी भी कर लेनी चाहिए, एज हो गई है। दूसरी चीज है कि रिश्तेदारों के ताने कि कब तक तैयारी कराते रहोगे, इतना टाइम से पढ़ाई कर रही है, अभी भी नहीं हुआ तो अगली बार भी कोई पक्का थोड़ी है। तो इन चीजों को मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि मैंने समय बदलता हुआ देखा है। किस तरीके से जो रिश्तेदार कभी मुझे ताने मारते थे, वही मेरे सिलेक्शन के बाद ऐसे बोले, हमें तो पक्का पता था तेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैंने समय को बदलते हुए देखा है। तो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह सकती हूँ कि कोई क्या कह रहा है, आपको इन बातों का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अपने पेरेंट जो भी आप आज की तारीख में कर रहे हैं, वो आप अपनी खुशी के लिए और अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो मेहनत है आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी दे जाएगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये चीज मैंने खुद ने अनुभव की है। जब मेरा रिजल्ट आया था आरएस 2018 का, रात को 11:45 बजे, तब मैं घर पे नहीं थी, बाहर थी कहीं। तो वहां पे जब रिजल्ट आया, तो मतलब मेरा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो मैं चिल्ला के कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 5th रैंक है, ये मेरी ही है क्या, क्योंकि उसमें रोल नंबर लिखा हुआ होता है, नाम नहीं लिखा हुआ होता। तो बार बार है ना फिंगर से चेक कर रही थी कि हाँ ये सही तो है ना, ये मेरी ही है ना। तो फिर मैंने फोन, तब तक टीवी भी ऑन नहीं किया था क्योंकि पता ही नहीं था रिजल्ट आ गया है। फोन किया पापा मम्मी को। तो जनरली पापा लोग रोते नहीं है, बट माय फादर वाज क्राइंग एट दैट टाइम। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये आप कभी भूल नहीं सकते अपनी लाइफ में कि उन लोगों ने आपके पीछे इतना परिश्रम किया है, आपको इतना बड़ा करा है, आपके अपनी इच्छाओं को दबा के उन्होंने आपकी इच्छाओं को सर्वोपरि रखा है, आपको पढ़ाई कराई है, आप पे इतना विश्वास जताया है कि समाज कुछ भी कहे, उनको आप पे भरोसा है कि आप उनका नाम रोशन करेंगे। सबसे बड़ी बात है, उनका नाम रोशन से ज्यादा जरूरी है आप अपनी जिंदगी बना रहे हैं। अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सेल्फलेस होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको ये होता है हमारा बच्चे अपनी जिंदगी बना ले, बच्चा बच्ची जो भी है, और वो अपने लाइफ में खड़ा हो अपने कदमों पे। तो मैं जब पहुंची घर पे, तो अलग, बहुत ही अलग माहौल था। सब आस पड़ोस वालों को भी पता चल चुका था। तो सब लोग पापा मम्मी को बधाई दे रहे थे, जबकि रात के 11:30 बज रहे थे। जब टीवी चलाया, टीवी पे मेरा नाम आ रहा था, अनाउंसमेंट हो रहा था, कितने फोन आने लग गए थे, सारे रिश्तेदारों के, सारे न्यूज़पेपर से फोन आ रहे थे। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो शायद शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। जो रोना भी आ रहा था, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। इस चीज की खुशी थी कि जो इतने साल की जो मेहनत थी, वो लास्ट के अंदर फ्रूटफुल हो गई। उसके बाद में मैंने ये देखा कि जैसे मेरे को मोटिवेशन लेक्चर्स में, सेमिनार्स में मैं जाती थी कहीं पे भी, तो वहां पे बच्चे वही सवाल पूछते थे जो कभी मेरे हुआ करते थे जब मैं उस साइड बैठती थी। तो ये डाउट्स होने, खुद के ऊपर है ना, कभी कभी कॉन्फिडेंस टूट जाना, खुद पे डाउट कर लेना, खुद की प्रिपरेशन पे बीच में छोड़ने का विचार बनना, ये सब स्वाभाविक है। सब फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया। अगर आप सही तैयारी कर रहे हो तो बीच बीच में आपको डर भी लगना लाजमी है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियसली किसी चीज को परस्यू करते हो, तो उसको खोने का डर हमेशा हमारे को बना रहता है। बस लेकिन खुद पे विश्वास रखिएगा। विश्वास से ज्यादा इस जो प्रिपरेशन है आरएस की, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर टाइम भी लग जाता है। खासकर मैंने तो जो दोनों अटेम्प्ट दिए उनमें बहुत बहुत टाइम लगा है। तो अपने कभी भी पेशेंस को मत खोइए, और बीच में मत छोड़िए। जैसे मेरे पास अभी भी फोन आते हैं कई बच्चों के, तो ऐसे कहते हैं कि अब पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं अब घर आ जाओ, हो गई खूब तैयारी, अब बाकी यहाँ पे मतलब कुछ भी घर का कुछ भी, क्योंकि एक टाइम बाद पेरेंट्स को भी लगता है कि कब तक हम हमारे बच्चों को बाहर रखें। इनकेस कभी आपकी लाइफ में भी ये सिचुएशन आए, तो मेरा आपको यही एक सजेशन है कि कभी भी आप गिव अप मत कीजिएगा। आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था, वो मैंने पूरी तरीके से घर पे बैठ के की थी तैयारी। कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, जीरो गाइडेंस के साथ मैंने अपनी रैंक सिक्योर की थी 211। तो मतलब ये है कि अगर कुछ भी आप मेहनत आपकी सच्ची होगी, और अब तो इतना ज्यादा हो चुका है, अब तो पहले वाला टाइम और अब का टाइम बहुत चेंज हो चुका है, इतनी अवेयरनेस है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, सारी बुक्स, सारी स्ट्रेटेजी, सब चीजें अवेलेबल है मार्केट में, बुक्स, नोट्स, सब कुछ। सर की इतनी अच्छी बुक है, आपको मैं सबको जरूर रेकमेंड करूंगी कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि उस बुक से आपको कितना मोटिवेशन, मेरे बैचमेट्स का उसके अंदर मैंने उसमें उन लोगों के अनुभव साझा किए हुए हैं।
आईएएस के, आरएस के, सबके उसमें अनुभव उसके अंदर साझा किए, तो आपको उनसे ये पता चलेगा कैसे उनकी जर्नी रही है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि हम सब एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो हमारी जर्नी मोर और लेस सिमिलर ही रहती है, कि जैसे पढ़ाई करनी है, अब इसके बाद में अपने पेरेंट्स को अपनी मोटिवेशन के लिए कहीं लोन लेते हैं अपने घर वाले, कि ताकि अपन पढ़ाई करें, तो वो अपने लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि डिप्रेसिंग पॉइंट कि मेरे घर वालों ने इतना किया और अब मैं उनके लिए नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए, सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज्यादा इस एग्जाम के अंदर कारगर है। कारण ये है कि आप बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप एक लेक्चर देख लिए, 2 लेक्चर देख लिए, लेकिन आपको मोटिवेशन सेमिनार्स के अंदर आ गए, आज तो आप मोटिवेट रहोगे, बट ये गारंटी है कि 10 दिन बाद आप वापस से उसी डीमोटिवेशन फेज में चले जाओगे। तो सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद का देखना है। जैसे मैंने मेरा सेल्फ मोटिवेशन ये देखा था कि मैंने, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास किया है, सब लोगों की बातों को नकारते हुए भी उन्होंने मुझे ये टाइम दिया है, तो मुझे खुद को प्रूव करना है। तो सबका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है, तो आप अपना मोटिवेशन खुद ढूंढिए और खुद की तैयारी कीजिए। कई बार ये होता है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे को जैसे ये पता नहीं होता कि हमारा जो लिखने का मतलब लेखन शैली इस एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस के टाइम में, क्योंकि मेंस के चारों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, और आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर पे, क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं। आज जो भी आरएस की तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो बिना पढ़े मेंस देगा। जो मेंस तक क्वालिफाई करके आ रहा है, दैट मीन्स उस पर्सन ने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है। अब जो मेन जो गेम होता है वो होता है आपकी आंसर राइटिंग का, आपकी लेखन शैली का। सबसे ज्यादा जो मैंने इस चीज में फेस किया, मैंने आरएस 2016 के अंदर मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रांग नहीं थी, टेस्ट मैं रेगुलर नहीं देती थी, तो मेरे जो पेपर था वो छूट गए थे। तो पेपर छूटना बहुत बड़ी बात होती है। 10 नंबर का अगर आप एक निबंध छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब है आप 10 नंबर तो बाकियों से यूं ही पीछे हो गए, क्योंकि 10 में से आपको 5 तो मिलते, 4 नंबर तो मिलते, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरएस 2016 में मेरी 211 रैंक थी ना, तब 1 मार्क्स पे 3-4 रैंक्स डिटरमिन हुई थी, और मैं जस्ट आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर इनटू द राजस्थान अकाउंट सर्विसेज। तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारे को ये हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम एक एक नंबर, आधा आधा नंबर भी कैसे चुराएं। तो आप जितना ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करोगे राइटिंग स्किल्स की, वो उतनी ज्यादा शार्पन होगी, उतनी ज्यादा पॉलिश्ड होगी। आप टेस्ट रेगुलर दीजिए। आंसर को लिखने का पैटर्न, जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है उसके अंदर, तो 2 मार्क का क्वेश्चन को आपको कैसे डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए घोसुंडी इंस्क्रिप्शन का एक क्वेश्चन आया था आरएस 2016 में, तो आप अगर एक, तो आप ये ऐसे लिखना चालू कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश में मैंने जो लिखा था आंसर वो मैं आपको बता रही हूँ कि गोसुंडी इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़, इट डिनोट्स अबाउट द मेवाड़ सिविलाइजेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ वैष्णविज्म इन राजस्थान। तो ये कितने सारे वर्ड्स खा गया, वहां पे 30 वर्ड्स की डिमांड थी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सिचुएटेड इन मेवाड़, कॉमा, डिस्क्राइब्स अबाउट वैष्णविज्म इन राजस्थान, कॉमा। इससे ज्यादा से ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर करना हमारा मकसद होना चाहिए एग्जाम पेपर के अंदर। तो 2 मार्क के क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको करना है। जो 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसकी डिमांड देख के आपको आंसर करना है। जैसे उसके अंदर अगर सेलिएंट फीचर्स पूछे, जैसे मान लीजिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर आप, मैं जो स्ट्रेटेजी लेती थी वो पॉइंट वाइज लिखने के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 लिखे मैंने 5 मार्क क्वेश्चन में, तो ये मैं मान के चलती हूँ 3.5-4 नंबर मुझे मिल जाएंगे। पर अगर क्वेश्चन आया डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो अब इसके अंदर पॉइंट्स में जब आप पढ़ाई करेंगे ये सब, तब आपको ये समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको इन चीजों का, तो उसके अंदर हम वहां एक वो लकीर के फकीर नहीं बन सकते कि हम पॉइंट्स के अंदर ही लिखेंगे या पैराग्राफ में ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन की डिमांड है कि मैं पैराग्राफ में आंसर लिखूं, तो वो क्वेश्चन को देख के हमारे को समझना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे 10 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 2 लाइनें इंट्रोडक्शन की चाहिए होती है, बाकी बॉडी चाहिए होती है, और लास्ट में कंक्लूजन। और इसी तरीके से फोर्थ पेपर होता है, उसकी भी अलग अलग डिमांड होती है। तो जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आती है कि किस तरीके से आंसर को इम्प्रूव करना है। इंटरव्यू की रही बात, तो इंटरव्यू के अंदर आपकी सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस, और कितना ही प्रेशर वहां पे डेवलप हो जाए, आपको बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना। उनको ये फील नहीं कराना कि आप एंशियस हो रहे हो, एंजाइटी मतलब आपको बिल्कुल शो नहीं करनी है उनको, क्योंकि वो जो आपसे बात करते हैं वो नॉर्मल बात करते हैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर।
तो इंटरव्यू आप कब सहज फील करेंगे इंटरव्यू के अंदर, जब आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू की प्रैक्टिस अपने घर पे या अपने जो भी आपके कोई मॉक इंटरव्यूज होते हैं अपने घर वालों को इंटरव्यू देके, ताकि आप जब तक वहां पे जाए तो आप वो जो इंटरव्यू का जो माहौल होता है, जो बोर्ड मेंबर सामने बैठे होते हैं, उसमें सहज फील करें। तो अभी जो यहाँ पे है, कोई आरएस की प्रिपरेशन कर रहा है अभी जो मौजूदा यहाँ पे बच्चे हैं उनमें? अभी कोई नहीं कर रहा आरएस की? इंटरेस्टेड आप कर रहे हैं? ओके। तो आपको एक मोर और लेस एग्जाम का तो आइडिया होगा ही इसका। और इसके अलावा मैं अपनी जो मिस्टेक्स रही थी आरएस 16 के अंदर वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कभी अगर आप आगे दे आरएस का एग्जाम तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें जो हमारे को अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीजें जो हमारे को इम्बाइब करनी चाहिए। तो 16 के अंदर जो मेरी गलती रही थी वो रही थी, एक तो राइटिंग की। राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, इतनी खराब नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में नहीं आए। एक आपकी स्पीड की, आपकी स्पीड शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी शुरुआत में तो स्पीड बहुत अच्छी आ रही है और फिर बाद में धीरे आ रही है। तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक ये कि मैंने बहुत ज्यादा किताबों को नहीं पढ़ा था, मैंने अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे, बहुत लिमिटेड। लेकिन उन सोर्सेज को मैंने इतनी बार पढ़ लिया था कि फोटोग्राफिक मेमोरी एक शब्द होता है। तो क्या होता है आपके जहन में, आपके दिमाग में वो छप जाता है कि जैसे पेज पलटूंगी तो लेफ्ट साइड के पेज पे पहला शब्द ये है। तो वो इतनी बार वो कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ेंगे और उनको कम बार रिवीजन करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आप याद ही नहीं कर पाएंगे कि ये टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ा था। वो एक कंफ्यूजन रहेगी, दिमाग के अंदर खिचड़ी बन जाएगी। तो अच्छा है कि आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और आपको अगर कभी ये भी लगता है, क्योंकि सब सिचुएशन अलग अलग होती है सबकी, हम ये नहीं कह सकते, एक ही तराजू में सबको नहीं तोल सकते कि अगर मैंने कह दिया कि आपको आरएस का ही देना है और कोई एग्जाम नहीं देना तो आप इस चीज को अपने लिए ये नहीं मान सकते कि हाँ मेरे लिए भी यही चीज है। सबकी सिचुएशन अलग रहती है। मेरे से कई बच्चे इंटरेक्ट करते हैं कि अभी मैं थोड़ा डिप्रेसिंग फेज के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दूसरा एग्जाम भी दे दूँ क्योंकि मेरे पे फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएस के अंदर या आईएएस में कोई भी एग्जाम के अंदर आप विद अपनी जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे खुद के बहुत बैचमेट्स हैं दोनों बैचेस में, जो मेरे 2016 था और 2018, जिन्होंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ, इनफैक्ट असिस्टेंट कमांडेंट राजेश जाखड़ जी है जो अभी चोमू एसडीएम लगे हुए, उन्होंने तो उस जॉब के साथ भी तैयारी करके एग्जाम क्लियर किया है। तो ऐसा आप कभी भी इस चीज से डीमोटिवेट मत होइएगा कि मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, मैं इस चीज की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होगी ना आप उतना ज्यादा निखरेंगे, क्योंकि आपके पास में, एक इंसान के पास में 24 घंटे होते हैं। जो इंसान एक न्यू कमर होता है, फ्रेशर होता है, जो जॉब नहीं कर रहा होता, वो ये देखता है कि ठीक है इतने पूरे दिन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मैं अपने 6-7 घंटे पढ़ लेता हूँ, जो कि मेरे साथ भी होता था। बाकी टाइम में मोबाइल देखना, इन चीजों में टाइम वेस्ट करना। तो टाइम सबका वही रहता है, क्योंकि सबका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है दिमाग की कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ डेली का। तो वो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अपने सॉरी जॉब कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तो आपकी भी लिमिट वही रहेगी 6-7 घंटे की, जो कि एक फ्रेशर की रहेगी। आपका इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि एक एडवांटेज रहेगा कि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेशर। तो किसी भी चीज को अपनी लाइफ में बाधा के रूप में मत देखिए, ये देखिए कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो भले ही कुछ भी हो, जॉब हो, शादी भी हो गई हो, शादी होने के बाद भी मैंने बहुत सारे देखे हैं मेरे बैचमेट्स जो सिलेक्ट होके आए हैं, जिनके अंदर जो फैमिलीज से बिल्कुल ट्रेडिशनल फैमिलीज थे। और इनफैक्ट अभी भी मेरे से कई बच्चे बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अभी उनके छोटे छोटे, एक के तो छोटा बेबी भी है और वो फिर भी तैयारी कर रही है और बहुत अच्छा, मतलब वो अपने आंसर्स भी चेक कराती है, तो बहुत ही अच्छे से वो तैयारी कर रही है। तो मेरा मानना है कि जब वो इस स्टेज में भी तैयारी कर सकती है, तो इससे भी विषम परिस्थितियां वहां मेरे को नहीं लगता किसी की हो सकती कि एक 6 महीने का बच्चा है और वो तैयारी कर रही है। तो जब लोग अपनी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो अभी बहुत इनिशियल फेज में, आप सबको जैसे मैं देख के समझ पा रही हूँ कि आप बिल्कुल यंग अपनी फेज में, अर्ली 20s के अंदर। तो आपको अपना पूरा 100% डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है। अगर अभी आपने इस टाइम को गवा दिया ना, तो फिर बाद में इसका जो रिग्रेट होता है ना, वो लाइफ लॉन्ग नहीं भूल सकते हम।
शायद मैं भी अगर उस टाइम ये सोच के बैठ जाती या कोई दूसरी जॉब में चली जाती कि ये सोच के कि ठीक है मेरे को अभी जॉब चाहिए, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत बुरा होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दूसरा एग्जाम दे देते हैं, सेटल हो जाते हैं। क्योंकि मेरे कई दोस्त थे जो दूसरे एग्जाम देके सेटल हो गए, फिर उनका आरएस या जो प्रिपरेशन कर रहे थे उससे मन ही हट गया था। लेकिन मैंने उस चीज के अंदर कंटिन्यू रखी तो मैं इसके अंदर सफल हो पाई। और आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे को मेरी जर्नी, जो पहले जिस चीज पे कभी रोना आ जाता था, कभी दुखी होते थे, कभी डिप्रेसिंग फेज में होते थे, आज वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इनफैक्ट मुझे मेरी जो प्रिपरेटरी फेज थी वो आज जो मैं सेलेक्ट हो गई हूँ वो ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उस टाइम मेरे दिलो दिमाग में एक ही चीज रहती थी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब लाइफ की 10 टेंशन रहती है, उस टाइम कोई टेंशन नहीं थी। खाना खा रहे पढ़ाई, हाथ धो रहे हैं खाना खाते हुए पढ़ाई, मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, वॉक कर रही हूँ तो पढ़ाई। तो सिर्फ पढ़ाई, तो मतलब वो कितना अच्छा फेज था मेरी लाइफ का कि मेरे को कहीं और डेविएट होने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने एक ही एम है लाइफ का, पढ़ाई। तो आप जो भी चीज करें लाइफ में, मैं तो ये कहती हूँ कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी करें उसका 100% डेडिकेशन से कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, सूनर और लेटर आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, भगवान पे विश्वास रखिए। मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ, और इस चीज का फर्क भी पड़ता है कि आपके लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। आपको लगता है कि हाँ कोई है जो हमारे साथ है हमेशा। कभी आपका असफलता भी मिलती है तो उसको एक लेसन के तौर पे लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कभी भी उस फेज में नहीं जाए कि आप गिव अप कर दें, क्योंकि गिव अप करने के बाद में फिर कोई कमबैक नहीं है। और इस चीज का एहसास हमें होता है कुछ सालों बाद, जब हमारे साथ वाले तो तैयारी करके बहुत ऊंचे पद पर होते हैं और हम घर के अंदर बैठे हुए होते हैं या फिर किसी और छोटे पद पे अपने जॉब कर रहे होते हैं, तब लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा इसके लिए मतलब मैं इसके लिए एलिजिबल था और मैं क्वालिफाइंग था, फिर भी मैंने तैयारी नहीं की, या मैं कर सकता था तो भी मैंने इस एग्जाम के अंदर अपना 100% नहीं दिया। तो रिपेंट के चांसेस ही मत रखिए, अपना 100% दीजिए। बाकी भगवान की इच्छा है, जो आपके लिए उन्होंने बेस्ट सोच रखा होगा वो करेंगे। हम लोग, हमारी जो मूवी है ना, वो बहुत अलग सोचते हैं कि है ना बस ये मिल जाए तो मेरे को लाइफ में सब मिल गया। पर ऐसा नहीं है, हमारे लिए जो बेस्ट होता है हमारे को वो मिलता है लाइफ के अंदर। हो सकता है जैसे मेरे ऐसे भी एग्जाम्पल है, दो तीन तो हमारे मेरे पिछले बैच में भी और इसमें भी, जिन्होंने आरएस में सिलेक्शन हुआ था बट उन्होंने आईएएस की भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, और आरएस में उनको लाइट सर्विस मिली थी और आईएएस में प्रॉपर आईएएस बने। ऐसे ही इस वाले बैच के अंदर हुआ है कि इसमें उनको आरएस मिल रहा था और आईएएस भी मिला। तो अपने एम हमेशा बड़ा रखिए, कभी भी ये मत सोचिए, अगर यही सोच के बैठ जाए हम कि चलो मिल गई है जॉब तो हो गया है अब अपन को आगे नहीं पढ़ना, तो कोई मतलब नहीं है। जो आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये अपना एम लेना है, बी इट आरएस और आईएएस, आप खुद अपना पहले एम डिसाइड कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगी हमेशा बड़े से बड़ा सोचिए, आईएएस के लिए आप प्रिपेयर कीजिए, ताकि एक मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैंने तैयारी की, एक रिपेंट नहीं रहता लाइफ लॉन्ग कि मैंने ये एग्जाम नहीं दिया था। अनुभव सब चीजों का होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप पता नहीं किसको अपने मोटिवेट कर जाए लाइफ में आगे जाके। आप चाहे तो मुझसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि वन वे डायलॉग हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो जाए, तो आप बीच बीच में आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन रहे। कोई पूछना चाहेगा क्वेश्चन? आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई डाउट पूछो। हम्म। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आरएस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेंस के अंदर, तो उसका कैसे स्ट्रक्चर हम फॉर्म करें, किस तरीके से आंसर के अंदर पॉइंट्स डालें, कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वही डालें, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस उसके अंदर लिमिटेड होती है। जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन में 3 लाइनें होती है, 5 मार्क का क्वेश्चन में 8 लाइनें होती है, 10 के अंदर अराउंड 15 लाइन्स होती है। तो ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर हम कैसे इंफॉर्मेशन डालें ताकि हमारा आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो और मार्क्स हमारे को मिल पाए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पढ़ते सभी है लेकिन उस पेपर पे क्या उतारना है वो चीज इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो उसके अंदर ये है, मैंने जैसे बताया 2 मार्क का क्वेश्चन, जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी मैं आपसे वो शेयर कर सकती हूँ, हो सकता है किसी की इससे डिफरेंट रही हो। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे आया किसी किले का, चित्तौड़ फोर्ट का एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो चित्तौड़ फोर्ट का आया तो मैं जनरली ये कोशिश करती थी कि फोर्ट के बारे में जो जो उसके मेन मेन पॉइंट थे कि ये यहाँ पे सिचुएटेड है, इन्होंने बनाया था, इस साल में बनाया था, क्योंकि हिस्ट्री है
तो आपको थोड़ी डेट्स तो याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे ये है, इसमें इस साल में बनाया था, इसके अंदर है ना ये चीजें पाई जाती है। और एक छोटा सा साइड के अंदर राजस्थान का डायग्राम बना के उसके अंदर नक्शे में दर्शा देना कि यहाँ पे चित्तौड़ फोर्ट है। इस तरीके से 2 मार्क का क्वेश्चन करती थी। ज्योग्राफी का आपने पूछा, जैसे गंगा प्रवाह तंत्र का आपने पूछा कि उसके अंदर किस तरीके से, तो अब वो क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन के अंदर आया है तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आप लिखोगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज बताओगे, उसका ओरिजिन बताओगे, वो कहाँ एंड होती है। साइड के अंदर आप एक डायग्राम बना के बता सकते हो कि लेफ्ट की इसकी ट्रिब्यूटरीज ये है, राइट की ट्रिब्यूटरीज ये होती है। मेरा ये मानना है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब चित्रों के माध्यम से आंसर के अंदर अपनी नॉलेज को व्याख्यान करना। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से हम सोचे तो कितनी कॉपीज चेक करते हैं एक दिन में, तो एक ही एक तरीके के आंसर आते रहेंगे तो बहुत बोरिंग प्रोसीजर हो जाता है। क्योंकि मैंने भी कॉपीज चेक की है, तो मैंने ये चीज फील की है, जब एक ही एक तरीके के आंसर आते हैं तो हमारे नंबर भी जो देने का स्टाइल होता है ना, वो एक ही तरीके का हो जाता है। ठीक है, ज्यादा मतलब नहीं करके 5 में से 2.5 दे दिए, 3 दे दिए। आप ज्यादा नंबर कैसे ले पाएंगे जब आपका आंसर बाकियों के आंसर से डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंट कैसे होगा, अगर आप वही चीजें लिखते जा रहे हो जो सब लिख रहे हैं, तो फिर कैसे आपके नंबर मिलेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग सा उस पेपर को बनाना, जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया, मैप बनाया। एक होता है जैसे गांधी जी के साथ पाप, 7 सेंस ऑफ गांधी जी एक है टॉपिक एथिक्स के अंदर, वो सेकंड पेपर में। तो उसका एक क्वेश्चन आया था हमारे, तो उसके अंदर मेरे को ये था, टाइम नहीं था मेरे पास में क्योंकि पेपर लेंथी था, देखिए मेरे को मार्क्स भी उसके अंदर चाहिए था। तो वही है कि आप स्मार्टली कैसे प्ले करें पेपर के टाइम में, क्योंकि पेपर में इतना प्रेशर होता है। आज मैं जो बोल रही हूँ ना, इसका 20% भी आप रिटेन नहीं कर पाएंगे जब आप पेपर लिख रहे होंगे। कारण ये होता है कि उस टाइम सब चीजें ब्लैंक हो जाती है, सिर्फ पेपर दिखता है और ऐसा लगता है कि हम कैसे भी करके इसको पेपर को कंप्लीट कर ले। उस टाइम हम ये सब बातें भूल जाते हैं कि आंसर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे आंसर को हम एनरिच कैसे करें, डायग्राम, ये सब बातें बोलना बहुत आसान होता है, पर जब हम पेपर लिखते हैं ना तो इन चीजों को उस पेपर के अंदर उतारना बहुत मुश्किल होता है। ये कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखेंगे। तो जैसे पेपर आया था, मैं समझ गई थी पेपर को, पहले तो हमेशा एक नजर से निकाल लेना चाहिए कि पेपर लेंदी है क्या है, एक आइडिया लग जाता है रफ। जब मुझे आइडिया लग गया लेंदी है, पेपर छूटने के चांसेस है, और वो पेपर सबके छूटे थे। मेरे चारों पेपर में अभी RS 2018 में ये इंप्रूवमेंट मैंने देखा कि मेरा एक भी पेपर नहीं छूटा, और सारे पेपर मेरे 5 मिनट पहले कंप्लीट हुए, जबकि लोगों के 10-10, 20-20 नंबर के छूटे थे। कारण ये था कि एक पेपर के अंदर मैंने स्ट्रेटेजी बना के अपना कंप्लीट किया था। तो जैसे वो एथिक्स का 7 सेंस ऑफ गांधी जी मैं बता रही हूँ, वो क्वेश्चन आया तो मैं समझ गई थी इसके अंदर अगर मैं लिखने बैठूंगी तो मेरा टाइम इसमें लग जाएगा और 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी। तो उसके अंदर मैंने एक ऐसे सर्किल बना के 7 सेंस थे उनके नाम लिख दिए, सातों को एरो करके एक बार के लिए छोड़ दिया, बाकी आगे पेपर करने लगी। अगर अभी आंसर को मैं यूं छोड़, अगर पूरा लिखने लगती, इसका इम्पैक्ट बता रही हूँ क्या होता। अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से पेपर करती, लिखना चालू करती, तो मैं उसके अंदर बहुत अच्छा लिखती, लेकिन जो 10 नंबर का क्वेश्चन था हो सकता है वो मेरे छूट जाता। तो वो 10 नंबर का जो क्वेश्चन छूटता वो ज्यादा दुख देता, वो ज्यादा मेरी रैंक को अफेक्ट करता बजाय 5 नंबर के क्वेश्चन में। क्योंकि मैंने इस तरीके से लिखा तो मुझे 5 में से कम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटेड है। 2 नहीं तो 1.5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब यहाँ पे एक एक आधे नंबर की फाइट है तो कैसे नंबर चुराना है, वो यही तरीका होता है कि आप कैसे एक एक छोटी छोटी चीज में से भी नंबर चुरा सको। 2 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को ज्यादातर सबके अंदर 2 आउट ऑफ 2 ही मिले थे और 1.5 कहीं पे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे को 3.5, 4, 2.5 इस तरीके से अलग अलग। बट जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी थी वो ये थी कि 10 मार्क के क्वेश्चन के अंदर जो जनरली नहीं मिलते, मुझे 8 नंबर, 8.5 नंबर भी मिले थे, जो कि बहुत अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि मेरे को अपनी गलतियों से मैंने सीखा था कि आंसर को किस तरीके से इंप्रूव करना है। तो आंसर को आप पहले तो पढ़िए, लिखने मत लग जाइए देखते कि बस देखा कहीं पे जैसे नाम आया, कविवाचन सुधा एक क्वेश्चन आया था हमारे उसके ऊपर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बस देखते ही आप लिखने मत लग जाइए, पहले सोचिए 2 मिनट कि आप इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी मेरे पास, जैसे कई स्टूडेंट्स अपने पेपर दिखाते हैं, वो क्या करते हैं पेपर देखते ही बस उसके ऊपर टूट पड़ते, लिखना लिखना लिखना। अरे लेकिन आप स्पेस को तो देखिए, कितनी सी स्पेस है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपने कविवाचन सुधा के बारे में पूरी 4 लाइनें लिख दी, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो मेन उसका पॉइंट था वो तो आप बाद में लिख रहे हैं। तो पहले देखिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या लिखना है। अब आजकल क्वेश्चंस जो RS के अंदर है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से आते हैं, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर पहले तो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, इंडस जो ये गंगा प्रवाह तंत्र है और इंडस जो प्रवाह तंत्र है उसके बीच में, सिंधु प्रवाह तंत्र के बीच में डिफरेंस क्या है,
और फिर एक के बारे में थोड़ा कि जैसे गंगा प्रवाह तंत्र के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो अपनी जो 8 लाइनें मिलती है ना, उसके अंदर अपनी 6-7 लाइनें तो उनके डिफरेंस में वो कर देते हैं, और लास्ट में तो 2-3 बचती है, उसके अंदर बस गंगा प्रवाह तंत्र के लिए लिख दिया। पर नहीं, क्वेश्चन की डिमांड है 2.5 मार्क्स। तो हमारे को जो हमारा आंसर होगा वो भी इसी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। हाफ लाइन्स तो हम कवर करेंगे इनके डिफरेंस के साथ में, और हाफ लाइन्स कवर करेंगे इसके जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। मैं उसी चीज के लिए बात कर रही थी, जो मैंने जो अपनी गलतियां बता रही थी वो यही बता रही थी कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस। मैं यही कह रही हूँ, हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। हमारा एम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा किताबें कंप्लीट करना। हम ये नहीं देखते, हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा नॉलेज को एनहेंस करना। किताबें कंप्लीट करने से ही अगर तैयारी हो जाती फिर तो हर कोई आरएस बन जाता है। लेकिन हमारे को सबसे पहले तो हमारा जो सिलेबस है ना उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद के पास में रखना चाहिए, और बाइबल की तरह उसको लर्न कर लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे को हमारी तैयारी करनी चाहिए। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं, कि जबरदस्ती का पढ़ने के बजाय जो हमारा पेपर की डिमांड है हमसे वो पढ़े। तो ये प्रिपरेट जो जर्नी है हमारी तैयारी की वो बहुत लंबी होती है, बैठ जाओ आप। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत टाइम सबके साथ होता है। जो अगर आपकी तैयारी अगर सही चल रही है ना, और अगर आप वैसे मस्त मौला हो, आप तैयारी सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हो, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, जब तो आपकी लाइफ में ये फेज कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो ये फेज आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, भले कोई भी हो। तो उसी चीज की मैं बात कर रही थी कि आप हमेशा मोटिवेशन बाहर से नहीं देख सकते, कि कोई बाहर से आके मुझे मोटिवेट करे, क्योंकि हो सकता है हर किसी के पास इतना समय भी नहीं होता, और जरूरी नहीं कि हर कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे कि आप फोन करें, और जब डिप्रेशन की फेज में हो या फिर बहुत लो लाइफ में हो तो आप उनको फोन करके पूछ ले। आपको मोटिवेशन खुद का देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की सेल्फ मोटिवेशन की, जब तक सेल्फ मोटिवेशन खुद के अंदर नहीं होगा ना, ये तैयारी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि कारण ये है कि हमेशा मोटिवेशन बाहर ढूंढने के बजाय हमारे को खुद के अंदर ढूंढना चाहिए। कि आप ये तैयारी शुरू कर रहे हो तो कोई कारण होगा ना, खुद से वो कारण पूछिए कि किस कारण से आपने तैयारी शुरू की है। जैसे मैंने मेरा शेयर किया था कि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे इतना विश्वास जताया था, तो मुझे उस विश्वास पे खरा उतरना था। तो वो मेरा मोटिवेशन रहता था। जब भी मेरे को लगता था, मैं जब रात को पढ़ती थी, मतलब मैं रात को पढ़ने वाले, सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं रात को पढ़ती थी, तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि मतलब मेरे को बस मेरे पेरेंट्स के लिए एक अच्छा से एक मतलब पोस्ट जो आरएस की होती है, क्योंकि मैं मेरे पापा की इच्छा भी थी कि मैं आरएस बनूं। तो पापा सुबह उठते थे 5:30 बजे, तो वो कहते थे अब तो सो जा, तू कब तक पढ़ती रहेगी। मेरे को उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, 7 बज जाते 8 बज जाते थे। तो जब वो एक नशे की तरह होगी ना आपके लिए, कि बस आपको कैसे भी करके इस एग्जाम को, मतलब एक इसको आप अपना ध्येय बना लेंगे जिंदगी का, तो वो मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। बाकी मैं जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थी, तो मेरे को भगवान पे भरोसा रहता था। जब भी मैं ऐसे फेज में होती थी तो थोड़ा सा पूजा कर लेती थी, भगवान को याद कर लेती थी, तो मैं नॉर्मल फील करती थी। मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि पेपर अटेंड करते हैं ना, तो उस टाइम ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर इतना थोड़ा सा डाउट रहता है 2 ऑप्शन में, तो वो 2 ऑप्शन भी अटेंड कर देते हैं, और बाद में पता लगता है बाहर जाकर कि यार ज्यादा क्वेश्चन कर दिए और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आ गई। तो मैडम उसका सॉल्यूशन बताओ ना जरा। हाँ, ये मैंने शेयर नहीं किया था, ये रह गया था मुझसे। प्रीलिम्स के लिए जो आपने बात की, नेगेटिव मार्किंग का रहता है कि नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर होती है, तो हमारे को हम जब पेपर का क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारे को लगता है ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अरे इसके अंदर ये 2 ऑप्शन है, ये भी सही है, ये भी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी नेगेटिव मार्किंग बढ़ती जाती है, और जो हमारे अच्छे खासा स्कोर आ रहा होता है वो नेगेटिव के कारण कम हो जाता है। तो 16 में मेरे से भी ये गलतियां हुई थी, तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन मैंने 18 में एक स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने पेपर को 3 बार में डिवाइड कर लिया। पहले बार में मैंने वो क्वेश्चंस किए जिसमें मैं 100% श्योर थी कि इसके अंदर आंसर श्योर शॉर्ट ये वाला ही होगा। दूसरे फेज के अंदर मैंने वो क्वेश्चन किए, जैसे ऑप्शन आते हैं उसके अंदर आते हैं ABCD, तो मुझे पता है कि ए ऑप्शन तो पक्का है ही है, तो मैं ऑप्शंस में देख लेती थी किस किस में ए है, उसको मैंने निकाल लिया। जैसे मान लीजिए कोई डी ऑप्शन है संविधान से रिलेटेड, मुझे पता है संविधान के अंदर ये आर्टिकल तो है ही नहीं ये वाला, तो जिसमें डी ऑप्शन है उन सबको हटा देती थी मैं, और जो बचता था, जनरली वो भी पेपर को इसी तरीके से बनाते हैं कि 1 या 2 ऑप्शन बच जाए, तो जो एक ऑप्शन बचता था उसको टिक कर देती थी। दूसरे फेज में ये थर्ड फेज जो होता था उसमें मैं कम से कम अटेम्प्ट करती थी, पर उसमें मैं वो अटेम्प्ट करती थी जैसे 2 ऑप्शंस के बीच में या 3 में कंफ्यूजन हो रही है,
तो जिसमें अंदर से ये लगता था कि हाँ ठीक है ये हो सकता है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन का ये हाँ ये कहीं ना कहीं ये पढ़ा था ये वर्ड और इससे रिलेटेड ही था, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। वो बहुत कम होते थे, लेकिन क्योंकि मेरा जो एम होता था पेपर को करने में, वो ये नहीं होता था कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, मेरे को ये होता था मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो जब वो लालच नहीं रहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का, जब ये पता होगा आप में मैच्योरिटी होगी ये कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो आपके खुद ही हाथ अपने आप रुक जाएंगे। जिन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही नहीं आ रहे उनके अंदर तुक्का मारने का कोई औचित्य भी नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं मैथ्स रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करती थी, क्योंकि उसमें मेरे को पता था 100% यही आंसर होगा। उसी तरीके से मैंने जो करंट अफेयर्स थे उस पर भी ध्यान दिया था, इकोनॉमिक सर्वे पे भी। तो जब आप इन चीजों को अच्छे से करेंगे कि मैथ्स रीजनिंग में कोई चांस ही नहीं है कि अगर आंसर किसी क्वेश्चन का 3 आ रहा है तो वो 3 ही होगा, 4 नहीं हो सकता। तो उस तरीके से आप अपने स्मार्टली अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, तो नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं। आप कॉलेज में क्या करें? सेकेंड ईयर बीए। बीए। तो आपके जो मेन पेपर्स है, मतलब जो होते हैं आरएस के अंदर, वो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। तो आप अभी से अपने जो पेपर्स होते हैं आरएस के, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उन सबको भी देखिए, क्योंकि जो आपकी ऐसा नहीं है आरएस के अंदर कोई आपको बहुत अलग चीज पढ़नी पड़ती है। जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 11th-12th की जो बुक्स होती थी वो पढ़ी है, उसके अलावा जो 9th-10th की जो बुक्स होती थी वो पढ़ी है। तो आप जो अपने स्कूल में पढ़ के आए, जो कॉलेज में पढ़ के आए, उन्हीं पढ़ाइयों को आपको थोड़ी डेप्थ के अंदर आरएस के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इन इटसेल्फ ही इसकी तैयारी है। तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू कीजिए। अपनी जो पढ़ाई का जो डायरेक्शन है उसको इस तरीके से रखिए कि वो आरएस ओरिएंटेड हो, तो वो आपको हेल्प करेगी। नमस्ते मैम, मेरा नाम संदीप है। मैम एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में बेस्ट सोर्स ऑफ स्टडी क्या हो सकता है? मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर हम बुक से पढ़ सकते हैं? देखिए, बेस्ट सोर्स ऐसा कोई एक डिफाइंड नहीं होता है कि ये बेस्ट सोर्स है। वो आपके खुद के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि कई जरूरी नहीं है आप कोचिंग में जाके ही पढ़ाई करें जब भी सिलेक्शन होगा। ये बात अभी मैं पहले भी बोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल घर में बैठ के दिया था, क्योंकि वहां पे कॉलेज कोचिंग में जाके भी अगर आप दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उस कोचिंग का भी कोई मतलब नहीं है। और अगर आप घर में बैठ के भी अपना 100% डेडिकेशन से पेपर दे रहे हैं, अपना पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, अपना एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है जिससे डिस्कशन करते हैं, तो वो पढ़ाई भी आपको एग्जाम के अंदर पार लगा जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप खुद से पूछिए कि आपको लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। पढ़ाई, हमारा जो मेन मोटिव है वो होना चाहिए सिलेक्शन, उसके लिए पढ़ाई। अब वो पढ़ाई हम किस वे से करें, कहीं पे जाके पढ़ाई करें या खुद की सेल्फ स्टडी से पढ़े, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। पहले तो आप ये सवाल खुद से पूछिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप दुनिया के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। आपको अपना आंसर खुद ही मिल जाएगा। दुनिया तो आपकी सिलेक्शन के बाद भी बोलेगी जब आप नौकरी करेंगे कि ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। कामयाबी जो होती है ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, टेम्पररी होती है। एक टाइम बाद किसी को कोई मतलब नहीं होता कि इस लड़की की 5वीं रैंक आई थी, इस लड़की की क्या रैंक आई थी। ये सब कहने की बातें होती है। मैं यही आपसे शेयर की थी खुद की जर्नी में भी कि जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत लाइफ में फेज आते हैं कि रिश्तेदार ये कहने लग जाते हैं कि क्यों फालतू के अंदर इसके ऊपर इतना टाइम, इतना पैसा लगा रहे हो, शादी कर दो। और सिलेक्शन होना होता तो अभी तक हो जाता। पर जब आपके माँ बाप ने आप पे विश्वास जताया कि आपको इतना पढ़ा रहे हैं, आप खुद की लाइफ के लिए पढ़ रहे हो ना, रिश्तेदार को दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। ये रिश्तेदारों की सोच अपने आप चेंज हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब वो ये बोलेंगे, जैसे मेरे साथ हुआ कि हमें तो पूरा भरोसा था कि इसका सिलेक्शन होगा। तो ये तो मायने ही नहीं लगती, बहुत नगण्य चीज है ये मेरे लिए, तो मेरी नजरों में, कि मैं रिश्तेदारों का सोच के या दुनिया का सोच के अपनी तैयारी करूं। परवाह मत करो, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच।